फ्री में इलाज करने के तैयार रहता हूँ, और 10-20 लोगों का फ्री में ऑपरेशन करता हूँ तो मेरा घटता भी नहीं है। मैं इतना सामर्थ्यवान तो कम से कम 20 वर्षों में सिर्फ बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर बन गया हूँ। हमारे जिले में 3500 से डॉक्टर हैं जो बाबा साहेब के दिलाए हुए अधिकारों से वो डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने से कतराते हैं, घबराते हैं। मैं ये विद्यार्थियों को इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि इस बात पर जोर दिया गया कि मेरा डॉक्टर बन जाना ही पर्याप्त नहीं है। अब मैं चाहती हूँ जिस शख्स को यहाँ बुलाना चाहती हूँ वो एक बहुमुखी प्रतिभा के मालिक हैं। वो डॉक्टर होते हुए, पेशे से डॉक्टर होते हुए भी अपने सुरीले आवाज़ से लोगों का मन खुश करते हैं। उनको शरीर से ही नहीं बल्कि उनके मन को भी तंदुरुस्त रखते हैं। मैं चाहूँगी डॉक्टर जन्मेजय कुमार जी को मंच पर उनका स्वागत करूँ, उनको बुला रही हूँ। वो दिल्ली एम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सभागार में आप सबकी उपस्थिति देख करके लग रहा है कि सभी बदलाव चाहते हैं, एक बड़ा बदलाव चाहते हैं। मैं अपनी ज़रूरी बातें आप सबसे साझा करूं उससे पहले महामानव सिद्धार्थ गौतम के चरणों में श्रद्धासुमन समर्पित करना चाहता हूं, और भारत के धरती पर जन्मे तमाम संत, गुरु, नायिकाएं, नायक, महापुरुष जिन्होंने हमारे दर्द को महसूस किया और हमारी बेहतरी के लिए, हमारे भविष्य को सजाने के लिए अपने ज़िंदगी तक कुर्बान कर दी, उन सभी महापुरुषों, संतों, गुरुओं को सामूहिक रूप से मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और आज विद्वानों के कड़ी में बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, सब ने बहुत महत्वपूर्ण अनुभव आप सबसे बांटे। विद्यार्थियों, आप सब बहुत दूर दूर से चल करके यहाँ आए हैं और अपने मन में एक उम्मीद की किरण लेकर के आए हैं कि कुछ बड़ा लेकर के जाएंगे ताकि अपने जीवन को बदल सके और अपने जीवन के साथ साथ अपने समाज को बदलने के लिए प्रयास कर सके। परिचय के तौर पर मेरा नाम डॉक्टर जन्मेजय है और वर्तमान में मैं विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, सर्जन की हैसियत से जिला अस्पताल औरंगाबाद में कार्य कर रहा हूं। मैंने नालंदा मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की, दरभंगा मेडिकल कॉलेज से मैंने MS जनरल सर्जरी में मैंने अपने मास्टर किया, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसे हम एम्स कहते हैं गौरव के साथ, वहाँ 4 साल रहने का मुझे अवसर मिला, जहाँ से मैंने अपने सीनियर रेजिडेंट होने का मैंने गौरव पाला। और आज सबके सामने स्वीकारता हूँ कि बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान नहीं रहता तो एम्स जैसे संस्थान में मुझे जाने का अवसर नहीं मिलता। 2004 में मैं एम्स के सामने जाकर के घंटों बिताया और निहारता रहा उस बिल्डिंग को, आखिर इसमें होता क्या है, कौन लोग इसमें बसते हैं, क्या करते हैं। लेकिन 2004 के बाद 2012 में अवसर मिला कि मैं वहां जाकर के सीनियर रेजिडेंट की हैसियत से मैं सीखता रहा, और सीखने के बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि कहां जाकर काम करना है, और मैंने स्वीकारा कि मुझे अपने लोगों के बीच में जाकर काम करना है। 2016 के बाद निरंतर मैं छोटे जगह में जाकर के औरंगाबाद में अपने लोगों के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। आज कैरियर काउंसलिंग की बात हो रही है, विद्यार्थियों से जुड़ने की बात हो रही है। मैं विद्यार्थियों से जुड़ता हूं, तैयारी के भी गुर सिखाने की कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी में, लेकिन यहां बैठे हुए सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक मन में लालसा जताई थी कि मैं अकेला जब इतना परिवर्तन ला सकता हूं तो हमारे समाज के 10-12 डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर यदि प्रतिबद्ध हो जाएंगे तो हमारे समाज को बदल देंगे। हमको लगता है यहां बैठे लोग ऐसी ही सोच लेकर के आ जाए हैं, लेकिन उसी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आगरा में यह कहना पड़ा कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। ऐसा क्यों कहना पड़ा? लेकिन आज बाबा साहब खुश होते। आज बाबा साहब जब इस सभा में होते या वो कहीं से सुन रहे होंगे तो 4-4 VC को यहाँ बैठे हुए, कई IPS ऑफिसर को बैठे हुए और कई विद्वान वक्ताओं को यहाँ देखते तो खुशी होती कि वाकई में हमारे लोग हमारा अनुगमन कर रहे हैं, हमारा अनुसरण कर रहे हैं, हमारे दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। और कई लोगों ने तो इतना बताया कि सिर्फ बाबा साहब को पढ़ लो, समझ लो, जान लो तो अपने साथ साथ अपने जीवन के साथ साथ तमाम लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकता हूं। आज मैं कितना सामर्थ्यवान बन गया हूं, ये अहंकार से नहीं, अनुभव से बता रहा हूं। आज मैं 20 वर्षों में कितना सामर्थ्यवान बन गया हूं कि हजारों लोगों के लिए मैं तत्पर रहता हूं, फ्री में इलाज करने के तैयार रहता हूं, और 10-20 लोगों का फ्री में ऑपरेशन करता हूं तो मेरा घटता भी नहीं है। मैं इतना सामर्थ्यवान तो कम से कम 20 वर्षों में सिर्फ बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर बन गया हूं। हमारे जिले में 3500 से डॉक्टर हैं जो बाबा साहेब के दिलाए हुए अधिकारों से वो डॉक्टर हैं,
लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने से कतराते हैं, घबराते हैं। मैं ये विद्यार्थियों को इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि इस बात पर जोर दिया गया कि मेरा डॉक्टर बन जाना ही पर्याप्त नहीं है। मेरा डॉक्टर बन जाना ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि हमसे ज्यादा संख्या में लोग वहां बने बैठे हैं, उनको इस बात का इल्म भी नहीं है कि उनको करना क्या है, किसके लिए करना है और कहां से वो करके आए हैं। तो इसलिए इस बात का एहसास भी होना जरूरी है कि बनने के बाद मुझे अपने लिए तो करना ही है, अपने साथ साथ क्या और किन के लिए करना है, इस बात का एहसास इस सभा से लेकर के जाना है। यदि आप लेके जा रहे हैं तो कुछ काम बना या कुछ कारगर कुछ यहां पर हुआ। जहां तक तैयारी की बात है विद्यार्थियों, जैसा सर ने बताया और मैडम ने भी आपको बताया कि हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। और हमारे पास तो और भी, हम जिस समाज से आते हैं, जिन मुश्किलों से आते हैं, जिन रास्तों पर चलकर हम आते हैं, हमारे पास हार्ड वर्क के सिवा तो और कुछ है ही नहीं। लेकिन उसके अलावा भी ये सोच होनी जरूरी है कि हमें जितने विकल्प मिले हैं उन विकल्पों पर ही चलकर अपनी सफलता की एक लंबी कहानी हमें लिखनी है। इस बात का एहसास होना भी जरूरी है। मैं सफल क्यों हो पाया आपको पता है? क्योंकि मेरे पास विकल्प भी नहीं थे कि भी करना है वो भी करना है। मेरे पास एक लौता विकल्प था कि मुझे सफल होना है, क्योंकि मैं एक गरीब पिता का बेटा था, मैं 2 बहनों का भाई था और मुझे बहुत कम संसाधन में मेरी सफलता की कहानी लिखनी थी। मैंने करंट में अपना यूजी किया, मैंने करंट में अपना पीजी किया और उसके बाद मैंने नौकरी ज्वाइन की। मैं सामर्थ्यवान भर के नौकरी छोड़ के मैं एम्स तक का सफर दोबारा तय किया ताकि मैं अपनी ऊंचाई बढ़ा सकूं। और आज मेरी चर्चा एम्स के एक हिस्से के तौर पर होती है, डॉक्टर जन्मेजय के तौर पर नहीं होती। जहां तक बात है नीट की तैयारी, बहुत आधारभूत बातें हैं। आप सभी जानते हैं कि आपको 10+2 में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री रखनी पड़ती है, तभी आप मेडिकल स्ट्रीम चुन पाते हैं। और डॉक्टर बनने के अलावा जो मेडिकल से जुड़े हुए पैरामेडिक्स भी हैं, उसमें भी कई दफ़ा आपको 10+2 में साइंस लेने होते हैं। ये बहुत बेसिक बात है। और यहाँ कई लोग हैं जो इस बार 10+2 में एडमिशन लिए होंगे, कईयों ने इस बार अपना रिजल्ट देखा होगा, आईएससी की परीक्षा पास की होगी और कई लोग आईएससी की परीक्षा 1-2 वर्ष पार किए होंगे और निरंतर आपकी तैयारी चल रही होगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। इनफैक्ट आपका पिता भी आपको आपसे बेहतर नहीं जानता है, आपका टीचर भी नहीं जानता है। आप किस विषय में मजबूत हैं, किस विषय में कमजोर हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मुझे मालूम था कि मेरा फिजिक्स कमजोर है, मैं ज्यादा उसको पढ़ता था। इस सभा में बैठा हुआ हर एक विद्यार्थी को अपनी कमजोरी मालूम है और तुमसे बेहतर तुम्हारी कमजोरी को कोई नहीं जानता है या कोई नहीं बता सकता है। और तुम ईमानदार होकर के अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लिया तो तुम्हें मालूम है कि तुम्हें सफल होना है, तो इन कमजोरियों को आज ही दूर करना है और उसके लिए प्रयास करोगे। जहां तक पढ़ने के लिए बात है, कौन से किताब को फॉलो करना है, कौन से परीक्षा को देना है, तो अभी के डेट में, हमारे टाइम में हर स्टेट में सभी राज्यों के लिए अनेक परीक्षाएं होती थी। मैं BCEC बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिख के आया था। उससे पहले PMT का एग्जाम होता था और सभी राज्यों के अपने अलग अलग परीक्षाएं होती थी। अभी क्या है, सिंगल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसे हम नीट कहते हैं, नीट UG की परीक्षा होती है। इसलिए एक लक्ष्य है, अपने सभी साधनों, संसाधनों और सभी ऊर्जा को केंद्रित करके एक विषय पर फोकस करना है। यदि आप नीट परीक्षा में सफल होता हुआ अपने को देखना चाहते हैं तो तैयारी कैसे करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कैसे पढ़नी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, वो और अन्य लोग जो इस विधा में या इस विधा को पढ़ा रहे हैं उनसे थोड़ा अनुभव लेंगे। मेरा जहां तक बात है, बायोलॉजी को पढ़ने के लिए बायोलॉजी के 2 पार्ट है, जूलॉजी एंड बॉटनी इसके पार्ट होते हैं। और आप जानते हैं कि NCERT एक ऐसी एक बेस लाइन पुस्तक है जो देखने में बड़ी छोटी लगती है, बड़ी प्रिसाइज लिखी हुई है, लेकिन इस प्रिसाइज पुस्तक से कई दफा उदाहरण, कई दफा पंक्तियां, कई दफा डाटा एग्जैक्टली उठा करके दे दिए जाते हैं। तो एक तरह से कहें तो NCERT की किताबें जो हैं ये एक प्रकार का नोट हैं। लेकिन अभी मैं करंट में भी 11th-12th के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मैं जानता हूं कि बीइंग ए सर्जन मेरे पास टाइम की बहुत कमी रहती है। मेरे वाइफ के बार बार मना करने के बाद भी मैंने चुनौती स्वीकार किया और मैंने AMR एक एकेडमी खोल करके बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं। अभी करंट में मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैंने देखा कि NCERT किताब को मैंने मेडिकल की तैयारी के दौरान भी इतना नहीं पढ़ा था जितना बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ा। तो मैं देखा कि ये अपने आप में एक नोट है। तो जो विद्यार्थी NCERT को इग्नोर कर रहे हैं, आज से ही NCERT को रिपीटेडली अगेन एंड अगेन पढ़ने को स्वीकार करें। और दूसरा, एक मैडम VC मैडम ने आप सबको बताया था कि लिख के पढ़ने से एक बड़ा फायदा होता है। लिखी हुई बातें याद होती है, कहाँ लिखा था, क्या लिखा था, क्यों लिखा था, और ये बड़ा
बड़ा स्वाभाविक सा बात है कि बिना समझे लिखा ही नहीं जाता है। फिर उसको लिखना नहीं बोलते हैं, उतारना बोलते हैं, जो आंख बंद कर भी उतारा जा सकता है, जैसा मैं कर लेता हूं। तो उतारना नहीं सीखे, लिखना सीखे और समझ के लिखना सीखे। जिस दिन समझ के लिखना सीखना शुरू कर दिया, उस दिन सबको याद करना भी शुरू कर दिया। तो जरूर लिखे। मैं जब मेडिकल की तैयारी कर रहा था तो मैंने इतनी मोटी एक कॉपी खरीदी थी, मोटी रजिस्टर। उस रजिस्टर को मैंने कई कई भागों में बांटा था और उस रजिस्टर में जो रिपीटेडली क्वेश्चंस आते थे, जैसे हमारे हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, पूरे हार्मोन्स का लिस्ट निकाल दिया। एंजाइम्स कहाँ से निकलते हैं, क्या काम करते हैं, उसका मैंने अलग से लिस्ट बना लिया। और बाकी इस प्रकार के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या ऐसे चीज थे जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते थे, मैंने उनको पेज वाइज नोट करके रखा था। जब भी कंफ्यूजन होता था उस पेज को निकलता था, एक पन्ने में सारा क्वेश्चन एक बार में रिवीजन होता था। यह फॉर्मूला मैंने यूजी में लगाया और यही फॉर्मूला मैंने पीजी में भी अप्लाई किया और मैंने करंट में पीजी ब्रेक किया और मैं जनरल सर्जरी लेकर के आपके सामने खड़ा हूं। कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है और कुछ चीजों को रिपीटेडली करना बहुत जरूरी है। दूसरा, मैंने अभी जब बच्चों को पढ़ाना स्वीकार किया तो मैंने एक किताब खरीदी, एनसीईआरटी का एक मैंने ऑब्जेक्टिव खरीदा। उस ऑब्जेक्टिव किताब की खासियत यह है कि सभी चैप्टर के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सबको पहले सामने कलेक्ट कर लिया। एनसीईआरटी का एक ऑब्जेक्टिव किताब है जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट से ही सारी बातों को लिखा हुआ है और लास्ट में जो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सबको समराइज किया है, आंसर भी दिया है और उसके फिर बाकी एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो किताबें बहुत हो सकती है, लेकिन किन किताबों को पढ़ करके अपनी एक मजबूत समझ बनाई जा सकती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो किताबों को लेकर भटकने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक्स किताबें हैं, जो बेसिक्स है उन सबको फॉलो करना है और एक विषय वस्तु की समझ बनानी है। जैसे हम सेल के बारे में जितनी भी बातें पढ़ ले, सेल हमारे शरीर में कितनी संख्या में है, सेल हमारे शरीर के अंदर कर क्या रहा होता है, सेल अपने अंदर क्या कर रहा होता है, इस बात की यदि समझ नहीं बन रही तो कहीं ना कहीं आप सेल के अंदर खोए हुए हैं, सेल को नहीं समझ पा रहे। तो हमें पढ़ना ऐसे है कि विषयों की समझ बन सके, एक विजुअलाइजेशन हो सके कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हो करता क्या है और उसका हमारे ऊपर असर क्या पड़ता है। हमारे ऊपर मतलब हमारे बॉडी के ऊपर, क्योंकि बायोलॉजी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सेल ही है और सेल ही हमारे शरीर के अंदर सब कुछ कर रहा होता है। इनफैक्ट मैं जो बोल रहा हूं, ये जिस ऊर्जा से बोल रहा हूं एटीपी से, ये भी सेल के अंदर बनता है मित्रों। तो विद्यार्थियों, पढ़ने के लिए प्रिसाइज होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन्ड होना बहुत जरूरी है, डिटरमाइंड होना बहुत जरूरी है। बिना डिटर्मिनेशन का, बिना ये बहुत स्ट्रांगली पकड़े हुए कि डॉक्टर बनना ही बनना है, दूसरे विकल्प पे तो आप देखते रहेंगे, डॉक्टर भी नहीं बना, वो भी नहीं बना, ऐसा होता है। मैंने कई अपने विद्यार्थियों को देखा है अपने बैच में, जब मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ता था 45-46 के बैच में हम 2 पास हुए थे, ओनली 2। मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, उस डिटर्मिनेशन के पीछे मेरा फैमिली था, मेरे दादा का दिया हुआ वचन था, मेरे पिताजी की गरीबी थी और वो तमाम मुश्किलें थी जिनसे निकल करके मुझे बाहर जाना था। वो तमाम मुश्किलों का अनुभव था, वो खट्टे मीठे अनुभव थे, वो कास्ट भी था, कास्ट को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन जो मैंने झेले थे, ये सारे मुश्किलें मेरे सामने, आंखों के सामने प्रेरणा बनकर खड़ी होती थी। इन सभी प्रेरणाओं को अपने जीवन में समेट करके आज से संकल्पित हो लो। संकल्प ही आदमी को महान बनाता है, संकल्प ही आपको सफलता दिलाता है और संकल्प होकर के ही आप अम्बेडकरवादी बन सकते हैं, वरना आप ढोल मूल्यों पर चलते रहेंगे। गौरव पालो, सावित्री बा फुले जैसे लोग भी हुए जिन्होंने आज से सैकड़ों साल पहले 18 विद्यालय खोला और जहां पढ़ना प्रतिबंधित था वहां पढ़ा करके दिखाया। तुमको तो संविधान मिला हुआ है, तुमको तो अंबेडकर का प्रेरणा मिला हुआ है, तुम नहीं बदल सकते हो तो बदलना असंभव है। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः आप सबका साधुवाद करता हूं, विशेष करके नरेंद्र सर का, बुद्ध शरण हंस का दी हुई किताब को रक्षते वेदे पढ़ करके मैं पूर्व से पश्चिम चलना शुरू कर दिया। तो किताबें कितना असर डालती हैं। आज मैं बुद्ध शरण हंस के सामने खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूं, यह सब कुछ किताबों के दम पर हुआ। आज यह साहस भी किताबों के दम पर हुआ। किताबों का साथ मत छोड़ना। नरेंद्र सर ने किताबों की ताकत पहचानी, तब 11 लाख पैसे का किताब खरीद करके लेके आया। आज अपने घर में रेक कम पड़ जा रहे हैं, सेल्फ कम पड़ जा रहे हैं, इतनी किताबें मैंने खरीद ली। राइटिंग एंड स्पीचेस का हिंदी अंग्रेजी वॉल्यूम दोनों खरीद लिया कि जहां अंग्रेजी वाला समझ में नहीं वहां हिंदी निकालूंगा। तो ये ललक होती है किताबों की। जिस दिन ऐसी ललक यदि मन में आ गई, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बायोलॉजी की और बातें करेंगे, बार बार बातें करेंगे, अभी पीछे जाके और बातें करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः आप सबका अभिवादन करता हूं। आप सब मेरा क्रांतिकारी जय भीम स्वीकार करें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।